नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे वक्फ को लेकर जेपीसी की बैठक में कौन किस पर कितना पड़ा भारी। बात करेंगे केजरीवाल के उस बयान की जिस पर पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। देखेंगे महाकुंभ में हुई भगदड़ पर क्या बोले अखिलेश यादव। बात करेंगे उस किताब की जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर लगाए हैं गंभीर आरोप, और एक नजर डालेंगे दिल्ली चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डाल लेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में रहने वाली 28 साल की महिला से इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगे 40 लाख रुपए। शेयर मार्केट में 25 गुना प्रॉफिट का दिया था लालच। महाकुंभ में अमृत स्नान करने जा रहे अखाड़ों पर हेलीकॉप्टर से हो रही है पुष्प वर्षा। एक के बाद एक डुबकी लगा रहे हैं 13 अखाड़े। आस्था के महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर जाने के लिए निकला श्रद्धालुओं का सैलाब। क्या स्लीपर और क्या एसी, हर कोच में देखने को मिल रहे हैं यात्री। रेलवे स्टेशन पर लगी लोगों की भारी भीड़। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मध्य प्रदेश की बड़ी कार्यवाही। 315 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स हुई नष्ट। पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी। एरो इंडिया 2025 में बड़ा ऐलान कर सकता है भारत। AMCA फाइटर जेट के 110 के एन इंजन के लिए फ्रांस, यूके, अमेरिका और रूस दौड़ में किसी एक विदेशी कंपनी का साझेदार इस एयरक्राफ्ट में बन सकता है साझेदार। NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट आज किया गया लॉन्च। इसरो के 100वें मिशन का लॉन्च किया गया। इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन के नेतृत्व में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को दी मंजूरी। इथेनॉल की कीमत भी बढ़ी। कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिए कई और भी बड़े फैसले। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल को ले जा रही पुलिस वैन हुई बंद। धक्का देने पर भी नहीं हुई स्टार्ट तो दूसरी गाड़ी में ले जाया गया कोर्ट। हमले के बाद सैफ करीना बेटों की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस। पेपराजी से बेटे तैमूर और जय की फोटोज न लेने की रिक्वेस्ट की। मौनी अमावस्या पर नर्मदा शिप्रा में श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी। ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ स्नान। घाटों पर लोगों ने किया कथा पूजन। ये तो थी आज की कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक खत्म हो चुकी है। जेपीसी ने 11 के मुकाबले 14 वोटों से स्वीकार कर लिया है। अब इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों को शाम बुधवार 4 बजे तक असहमति नोट देने के लिए कहा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक खत्म हो चुकी है। जेपीसी ने 11 के मुकाबले 14 वोट से स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों को शाम बुधवार को 4 बजे तक असहमति नोट देने के लिए कहा गया है। इससे पहले जेपीसी ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने प्रस्तावित 14 संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। विपक्षी सांसदों ने 44 बदलाव पेश किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था, और इस कारण राजनीतिक दलों में हंगामा मच गया था। सोमवार को देश भर में वक्फ बोर्डों के प्रशासन के तरीके में सुधार लाने के लिए लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी ने सदस्यों यानी एनडीए के 16 और विपक्षी दलों के 10 के अंतर से मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार वक्फ विधेयक में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा सांसदों द्वारा 23 और विपक्षी सदस्यों द्वारा 44 संशोधन शामिल थे। जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद
जगदम्बिका पाल ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह संसदीय पैनल की अंतिम बैठक थी और बहुमत के आधार पर कुल 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि पिछले 6 महीनों के विचार विमर्श में हमने कई संशोधनों पर चर्चा की। सभी संशोधन पर मतदान हुआ और सदस्यों ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 16 ने इसके पक्ष में मतदान किया जबकि 14 ने संशोधनों का विरोध किया। विपक्ष ने समिति के अध्यक्ष पर पक्षपात और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति झुकाव का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करतार नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ लोगों की भीड़ बताती है कि दिल्ली आपदा से मुक्ति के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली को डबल इंजन सरकार से ही फायदा मिल सकता है। डबल इंजन सरकार बनेगी तो दिल्ली से आपदा जाएगी, खुशहाली आएगी, रास्ते साफ सुथरे होंगे, हर घर नल आएगा। पीएम ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहरीले अमोनिया वाले बयान पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली अब एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए और टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों नागरिक विकसित भारत के संकल्प को लेकर दिन रात जुटे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का मॉडल शहर बने। प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना नदी की हालत को लेकर भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने यमुना की सफाई के नाम पर वोट लिए अब वो इससे खुद को किनारे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा वालों ने पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा देने का काम किया है। उन्होंने वादा, अगर हमारी सरकार देश के दूर दराज के गांवों में गरीब से गरीब के घर में नल से जल पहुंचा सकती है तो देश की राजधानी दिल्ली के घर घर में साफ पानी क्यों नहीं पहुंचा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने कहा कि हम भी यमुना का पानी ही पीते हैं। तमाम बड़े ऑफिसर्स, विदेशी एम्बेसी के अधिकारी, यहाँ तक कि कोर्ट के न्यायाधीश भी यमुना का पानी ही पीते हैं। जैसा कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर लगातार उंगली उठा रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगम नोज पर मची भगदड़ के बाद बड़ी मांग कर दी है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ मेला का प्रबंधन सेना को सौंपने की मांग कर दी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा भी मांग लिया है। योगी का बिना नाम लिए ही उन्होंने कहा कि दावों की सच्चाई अब सभी के सामने आ गई है। जो लोग झूठा दावा कर रहे थे उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। अखिलेश यादव ने हादसे को लेकर एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वासन जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था को करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ ही गई है तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने सरकार से पॉइंटवार अपील भी की है। लिखा कि महाकुंभ में व्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। हमारी सरकार से अपील है कि इस गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। वहीं हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी नई किताब में कांग्रेस को कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी के केंद्र में तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस की गलतियों के कारण विपक्षी INDIA गठबंधन चुनाव में सफलता हासिल करने में असफल रहा और बीजेपी को बिना बहुमत के सत्ता में वापसी करने का मौका मिला। ममता बनर्जी की 3 नई किताबें मंगलवार को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में
लॉन्च की गई। इन किताबों में से एक का नाम बांग्लार निर्वाचन ओ आमरा है। इसमें उन्होंने 2024 के आम चुनावों के परिणामों पर अपने विचार रखे हैं। अपनी किताब में ममता बनर्जी ने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने की पूरी कोशिश की, जिसमें सभी विरोधी दलों को एकजुट किया जा सके। शुरुआत से ही हम एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम और सामान्य घोषणा पत्र पर जोर दे रहे थे। विपक्षी गठबंधन का नाम भी मेरा प्रस्ताव था। वहीं कांग्रेस को राष्ट्रीय गठबंधन का नेता बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ना तो कोई असामान्य न्यूनतम कार्यक्रम था और ना ही कोई सामान्य घोषणा पत्र। गठबंधन के सदस्य आपस में चुनावी मुकाबला कर रहे थे। इसका फायदा बीजेपी को मिला और वह बिना बहुमत के सत्ता में लौटने में सफल रही। ममता बनर्जी ने किताब में यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें जीती वह मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों के समर्थन की वजह से संभव हुआ था। आपको बता दें, बंगाल में कांग्रेस और सीपीआई नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था पर भी ममता बनर्जी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राज्य में ये बीजेपी के साथ गुप्त समझौते के तहत एक बड़ा एंटी तृणमूल कांग्रेस गठबंधन था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मैनिफेस्टो का ऐलान किया जा रहा है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले ही मैनिफेस्टो घोषित किया जा चुका है। अब कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। कांग्रेस ने आज बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बड़ी समस्या बन चुकी है। केंद्र और दिल्ली की आप सरकार इसे नियंत्रित करने में नाकाम रही। जयराम रमेश ने कहा कि 5 गारंटी हम पहले जारी कर चुके हैं। दिल्ली में सरकार बनने पर 15,000 सिविल डिफेंस के लोगों को वापस नौकरी पर रखा जाएगा। यही नहीं, सफाई कर्मचारियों को पक्का भी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 2025 के बाद से दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी खत्म कर दी जाएगी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर्मचारी नहीं होगा। कांग्रेस ने गरीब लोगों को सस्ता और पौष्टिक खाना देने का वादा किया है। पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि दिल्ली में लोगों को सस्ता और पौष्टिक खाना देने के लिए 100 इंदिरा कैंटीन खोले जाएंगे, जहां 5 रुपए में खाना मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी की सरकार बनने पर सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। दिल्ली में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली की हर विधानसभा में 10 पब्लिक लाइब्रेरी खोलेंगे, यानी कुल 700 लाइब्रेरी खोली जाएंगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी वादे में कहा कि 24 घंटे डिस्पेंसरी खुले रहेंगे। अगले 5 सालों में 10 नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस अगर दिल्ली में सत्ता में आई तो जातिगत जनगणना कराएंगे और पूर्वांचलियों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।